नमस्कार साथियों, श्रीकांत। आज से हम शुरू कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की एलटी पीजीटी के लिए और जीआईसी प्रवक्ता के लिए क्लासेस। ठीक है, तो आज से पहला चैप्टर शुरू हो रहा है, राजनीति शास्त्र एवं राजनीति संबंध। जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार हम लोगों को चलना है। और पहला चैप्टर जो है सिलेबस का, वो राजनीति शास्त्र एवं राजनीतिक संबंध है। तो राजनीति शास्त्र एवं राजनीतिक संबंध, सीधी सी बात है कि राजनीति शब्द आपको पता ही है कि राजनीति का क्या हमारे यहाँ भारत में क्या लिया जाता है, पूरी दुनिया में क्या लिया जाता है। लेकिन चूंकि ये एक पूरा विषय है तो इसको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें खास करके कुछ मैं बातें बता देना चाहता हूं कि राजनीति विज्ञान में एक जो पोर्शन होता है, काफी कुछ जो है वो थ्योरेटिकल में खास करके थिंकर्स के लिए होता है। थिंकर्स के लिए उनके बुक कौन कौन सी हैं, तो मैं यहाँ पे जैसे कुछ थिंकर्स के नाम लिखा हूं, जो जिससे चीजों से प्रमुख परिभाषाओं में कि कौन कौन से थिंकर्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर ये राजनीति विज्ञान और इतिहास में कौन कौन से थिंकर्स इंपॉर्टेंट है। जो ये इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अभी लिखा है, चूंकि जगह कम है और सब थिंकर्स के लाइन बाय लाइन कोडिंग नहीं किया जा सकता है। इस वजह से मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको 3 क्लास में मैं इस चैप्टर को बनाऊं, जिसमें से एक जो 20-21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन इस फर्स्ट पेपर से फर्स्ट चैप्टर से आए हुए हैं। मुझे लगता है अभी तक जो मैंने देखा है, सर्च किया है, 22 से 23 क्वेश्चन टोटल हैं। उसको तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन जो थिंकर्स हैं और जो उनकी बुक है उसके लिए स्पेशली मैं 4-5 क्लास अलग से लूंगा। सारे थिंकर्स और सारी बुक्स आपको लिखवा दूंगा मैं, और पीडीएफ भी मैं बना दूंगा। इसके बाद मेरे व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक पे रहेगा, जिसको लेना होगा वो वहां से जाके ले सकता है। तो ठीक है, तो मोटा मोटा मैं ये समझने के लिए थोड़ा सा थिंकर्स के नाम लिख दिया हूं और जो चीजें हैं इनको लिख दिया हूं। ठीक है, अब बाकी आगे देखते हैं कि क्या इसकी परिभाषाएं हैं। इसकी परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, क्योंकि राजनीति है तो आप परिभाषाएं और टेक्निकल इशू ज्यादा होते हैं। शब्दों का ही खेल है राजनीति शास्त्र में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। इसको मिटाने के बाद पहले से इसको थोड़ा सा समरी देख लिया जाए, जैसे टीजर टाइप का फिल्म का नहीं होता है मोटा मोटा। तो राजनीति वर्ड कहां से आया? राजनीति वर्ड आया है अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स से। ठीक है, इसका पॉलिटिक्स से आया है, लेकिन ये बेसिकली जो है ये वर्ड जो अंग्रेजी में आज हम लोग पॉलिटिक्स बोलते हैं, वो बेसिकली ग्रीक भाषा के पॉलिस से बना है। ठीक है, यानी कि ये जो पॉलिस है, ग्रीक भाषा पॉलिस है, यानी कि ग्रीक को यूनान भी बोला जाता था। ठीक है, मैं समझने के लिए लिख दे रहा हूं यूनान। ठीक है, तो ये यूनानी वर्ड है, ग्रीक भाषा है पॉलिस। पॉलिस का मतलब होता है नगर राज्य। कहीं कहीं नागर राज्य भी आपको दिखाई पड़ेगा, वो जैसा भी बुक में हो आप देख लीजिएगा। लेकिन समझने के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चन आ गया कि ये अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स से बना है, पहला तो ये राजनीति, और इसका ये जो अंग्रेजी भाषा से बना है ये भी ट्रांसफर कहां से हुआ है, लिया गया है ये यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा पॉलिस। पॉलिस का मतलब होता है नगर राज्य। नगर राज्य बेसिकली यूनानी जो होते थे उस समय स्वतंत्र जन होते थे, और नगर राज्य एक अपनी एक व्यवस्था होती थी जिसमें वो सारे निर्णय लेते थे, अपने नगर राज्य के लिए निर्णय लेते थे, जिसमें वो कैसे राजनीति से संबंधित निर्णय को, योजनाओं को फलीभूत कर सके, ले सके, तो वो नगर राज्य होता था। तो नगर राज्य का मतलब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि नगर राज्य में रहने वाले लोग, नहीं। नगर राज्य का यहाँ पे ये मतलब है कि ये नगर राज्य एक प्रकार से कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि वो एक पोलिस वर्ड है नगर राज्य जिसको कहा जाता है। और नगर राज्य एक ऐसे प्रकार से कह सकते हैं कि उसमें कुछ लोगों की संख्या होती थी जो ये अपने रहने वाले लोगों के लिए निर्णय लेते थे। तो नगर राज्य बेसिकली एक क्या होती थी, एक टाइप की संस्था होती थी जिसमें कुछ सदस्य होते थे। ठीक है, ये सदस्य कैसे होते थे? स्वतंत्र जन होते थे, स्वतंत्र जन होते थे। ठीक है, अभी मैं दूसरे इसको मिटाने के बाद समझाऊंगा आपको। स्वतंत्र जन का मतलब क्या होता था उस टाइम पे, कुछ जैसे कि सब लोग उसके मेंबर सदस्यता नहीं ले सकते थे नगर राज्य की, या उस संस्था में शामिल नहीं हो सकते थे, उसका कुछ मूल्य चुकाना पड़ता था। जैसे इसमें कौन नहीं शामिल हो सकता था
इसमें महिलाएं नहीं शामिल हो सकती थी, दूसरे देश के लोग शामिल नहीं हो सकते थे, दास नहीं शामिल हो सकते थे। तो ये मोटा मोटा सा आप समझिए कि नगर राज्य क्या था। ठीक है, नगर राज्य में सभी लोग सम्मिलित नहीं थे, वही लोग सम्मिलित थे जो स्वतंत्र जन थे, और उस यूनानी लोग जो एक बनाते थे संस्था, वहां के रहने वाले लोग जो उसके पूरे कह सकते हैं कि पैरामीटर्स को फुलफिल करते थे, वही लोग हो पाते थे। लेकिन उसमें कौन नहीं हो पाता था, ये इंपॉर्टेंट है। कौन नहीं हो पाता था? महिलाएं, दास, दूसरे देश के लोग, ये लोग नहीं हो पाते थे। तो ठीक है, तो पॉलिटिक्स कहां से आया है इसको आपने देख लिया, पोलिस शब्द से बना है। और आज हम देखते हैं पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र या राजनीति संबंध। ठीक है, ये पहला चैप्टर है, तो राजनीति शास्त्र थोड़ा सा समझ लीजिए कि राजनीति क्या है। हमारे जो सामाजिक और जो कह सकते हैं कि शैक्षिक, संवैधानिक कोई भी व्यवस्था जो आज चल रही है या पुराने समय से चल रही है, उसको एक आमूल चूल एक व्यवस्था क्रम में, सोपानी क्रम में लाने के लिए कि इंसान को ऊपर कोई सत्ता होनी चाहिए, इंसान को किसी एक व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर एक शासन सत्ता होनी चाहिए जो उसका सभी के ऊपर अधिकार हो। यानी कि एक मोटा मोटा क्षेत्र है कि अगर यहाँ पे इतने लोग हैं इस बॉक्स में और ये पूरा एक भूभाग है, तो इसके ऊपर एक सत्ता होनी चाहिए। ये सत्ता ऐसी होनी चाहिए जिसका अधिकार, यानी कि इस सत्ता का जो अधिकार मिल रहा है वो अधिकार पूर्वक इन सब के ऊपर काम कर सके, यानी कि जीवन के सभी पहलुओं को वो दिशा दे सके, नियंत्रित कर सके। एक बात मोटा मोटा जान लीजिए कि अगर राजनीति को देखा जाए तो इसको अगर दूसरे शब्दों में देखिए तो नियंत्रित, ठीक है, किसको नियंत्रित करना है? मनुष्य को करना है। मनुष्य कौन? मतलब कि उस भूभाग में, किसी भी क्षेत्र के भूभाग में रहने वाले ऐसे सदस्य जिनके ऊपर एक सत्ता का अधिकार हो और सत्ता उनको नियमित करे, संचालित करे और उनके लिए एक व्यवस्था बनाए। ठीक है, उस व्यवस्था में बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी हम लोग देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। जब राजनीतिक सिद्धांत में पहुंचेंगे, ये राजनीतिक सिद्धांत है और विषय क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पे देखेंगे। अगर इसको डिफिनेशन, इसको अगर बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ाया जाए तो एक एक इसमें टॉपिक ऐसे हैं कि घंटे घंटे भर गुजर जाएंगे। तो ऐसा तो हमें करना नहीं है, तो मोटा मोटा मैं जल्दी जल्दी अभी आगे बढ़ रहा हूं। तो जैसा भी होगा आप लोग फिर बताइएगा कि अगर इसको बहुत ज्यादा व्याख्या करके बताना है तो मैं अगले क्लास से मैं बताऊंगा वैसा भी, लेकिन अभी मोटा मोटा हम लोगों को ऐसे ही चलना है। क्योंकि देखिए राजनीति का क्षेत्र बहुत बड़ा है, कुछ इसके विषय में कुछ इसको एक सीमित दायरे में बांधा नहीं जा सकता है। तो ठीक है, लेकिन कोशिश यही है कि जो एग्जाम में आए उसके अनुसार। तो ठीक है, पहला ये हो गया प्रमुख परिभाषाएं राजनीति, खास करके ये जो मैंने थिंकर्स के नाम लिखे हैं ये इन्हीं के लिए है, राजनीति शास्त्र एवं राजनीतिक संबंध। क्योंकि जहां जहां पे टॉपिक चेंज हो रहा है वहां वहां पे थिंकर्स अलग अलग भी आ रहे हैं, बहुत सारे थिंकर्स तो देखिए बहुत सारे हैं, अनगिनत थिंकर्स हैं, लेकिन वो जो आपके एग्जाम के लायक है, जो लायक मतलब जो आपके क्वेश्चन के लिए उपयोगी हैं, उन्हीं थिंकर्स को लिखा जा रहा है। बाकी जैसा कि मैंने बताया, जब बीच बीच में मैं बहुत सारे थिंकर्स, 150 थिंकर्स के कोटिंग वाले भी लिखूंगा, लिखवाऊंगा, क्वेश्चन बैंक जब मैं बनवाऊंगा तो उसमें करवाऊंगा बुक भी इन सारे थिंकर्स का। ठीक है, तो प्रमुख परिभाषाएं राजनीति शास्त्र एवं राजनीति तो किसने किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया है, लॉसवेल ने दिया है, एलन बॉल ने दिया है, स्टीफन वॉस्बी ने दिया है, जेडी बी मिलर ने दिया है, ऑटो वन बिस्मार्क ने दिया है, डेविड ईस्टर ने दिया है, और ठीक है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लोगों ने ये प्रमुख प्रमुख परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाएं तो बताया नहीं जा, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं हैं और परिभाषाएं जो है टेक्निकली वर्ड ऐसे इन लोगों के यूज है कि अगर हम इधर का उधर कर देंगे तो सब चौपट हो जाएगा। तो कुल मिला के यही है। फिर देखते हैं इसी में प्रमुख परिभाषाएं फिर हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत कैसे होती है। राजनीति विज्ञान की शुरुआत इस तरह से होती है कि उसके दो दृष्टिकोण होते हैं। कौन से दृष्टिकोण होते हैं? एक परंपरागत दृष्टिकोण होता है, ठीक है, एक दूसरा होता है आधुनिक दृष्टिकोण होता है। आधुनिक दृष्टिकोण का काफी बाद में आगे प्रचलन हुआ है, जब कह सकते हैं कि पुनर्जागरण आंदोलन हो गया और तमाम सारी चीजें हो गई, तब जाके आधुनिकता का जो कह सकते हैं आधुनिकता की जब छाया चढ़ी जो है, तो
बात आगे बनती है। ठीक है, तो आधुनिक दृष्टिकोण में क्या होता है कि तथ्यों का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, आधुनिक दृष्टिकोण में तथ्यों का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। परंपरावादी दृष्टिकोण में आदर्शों, मानकों, दर्शन, नैतिकता, मूल्यों, इन सब का समावेश होता है, यानी कि इनके वैल्यूज जो है इनको ध्यान दिया जाता है और इनके अनुसार, यानी जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि ये चीज परंपरावादी चली आ रही, तो परंपरावादी जो लोग होते हैं वो आदर्शों की बड़ी बात करते हैं, मूल्यों की बड़ी बात करते हैं, नैतिकता की बड़ी बात करते हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन है सब। राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत कहां से में परंपरावादी दृष्टिकोण है और आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो अनुभववादी जो चलन में बाद में आया, अनुभववादी राजनीतिक सिद्धांत का जो पहलू भर के आया, और अनुभववादी का जो पिता मानते हैं उसको अरस्तु को मानते हैं। आप लोगों को पता ही है अरस्तु को अनुभववादी सबसे पहले चिंतक माना जाता है। ठीक है, उसी को एक प्रकार से पिता भी माना जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण या आधुनिक से ही तीन चीजों की शुरुआत होती है, अनुभव मूलक, और अनुभव मूलक से ही प्रत्यक्षवाद की शुरुआत होती है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की शुरुआत कहां से होती है अगर, तो इसकी शुरुआत होती है अनुभव मूलक दृष्टिकोण से, और अनुभव मूलक दृष्टिकोण की शुरुआत कहां से होती है, आधुनिक दृष्टिकोण से। क्योंकि आधुनिकता यानी अनुभव मूलक में क्या नहीं है, प्रत्यक्षवाद में किस चीजों का ज्यादा वैल्यू है, यानी कि महत्व है, सबसे ज्यादा तथ्यों का महत्व है, वैज्ञानिकता का महत्व है, तार्किकता का महत्व है। ठीक है, और जो सत्यापन का महत्व है, इन सब सारी चीजों का महत्व है किसमें, आधुनिकता में। यानी कि जो अनुभव मूलक है, अनुभव मूलक को एक कह सकते हैं व्यवहारवाद भी। जब हम व्यवहारवाद कल देखेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है, कि व्यवहारवाद की क्या क्या खूबियां हैं और किस वजह से व्यवहारवाद जो है उसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता है। बाद में फिर डेविड ईस्टन जो है 1969 में जो है उत्तर व्यवहारवाद की संकल्पना देते हैं, फिर उसमें मूल्यों को जोड़ते हैं तो वो कल हम देखेंगे, क्योंकि आज इन सब चीजों को देखने में काफी समय गुजर जाएगा, क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये जो परंपरावादी दृष्टिकोण है इसमें ये प्रश्न आते हैं कि परंपरावादी दृष्टिकोण में क्या नहीं समावेश है या किन चीजों को मान्यता नहीं है। मान लीजिए परंपरावादी दृष्टिकोण में दे दिया आदर्शों की, मानकों की, दर्शन की और तर्कों की, तो इन चार में से किसकी मान्यता नहीं है, तर्कों की मान्यता नहीं है। यानी कि आदर्शों, मानकों, दर्शन, नैतिकता, इन सब की परंपरावादी दृष्टिकोण में मान्यता है। और आधुनिक दृष्टिकोण में तथ्यों का सर्वाधिक, जैसा अभी मैंने बताया कि तथ्यों का मतलब कि जो हमारे सामने एक प्रकार से हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और वैज्ञानिकता जिसकी सिद्ध हो चुकी है, सत्यापन हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है, जिसके अंदर तार्किकता है, कपोल कल्पित बातें नहीं है, नैतिकता नहीं है, आदर्श नहीं है, मूल्यों का कोई कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इनपुट नहीं है उसके अंदर तो ये आधुनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये आधुनिक दृष्टिकोण है। फिर इन्हीं दो के साथ में एक दृष्टिकोण आता है उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, समुदायवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो उदारवादी दृष्टिकोण क्या है, उदारवादी दृष्टिकोण क्या है कि परस्पर विरोधी जो सामंजस्य होते हैं ना, जैसे दो विरोधी हैं तो कुछ बातें उनकी ले लिया जाए, कुछ बातें हमारी ले लिया, जैसे ए और बी है। ठीक है, तो कुछ बातें भाई चलो ए की भी ले लेते हैं, कुछ बातें बी की भी ले लेते हैं, परस्पर विरोधी हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग परस्पर विरोधी हैं, पर कुछ बातें चलो भाई तुम में अच्छी बातें हैं, ठीक है, कुछ बातें तो है तुम में, कुछ बातें मुझ में भी हैं, ले लो यार क्या बिगड़ जाएगा, कुछ बातें यहां से ले लिए, कुछ बातें यहां से ले लिए, पूरा चिपका दिए कि चलो यार ठीक है, मस्त बढ़िया है। तो ये एक हो गया उदारवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण आप जानते ही, मार्क्सवादी दृष्टिकोण कैसा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण मजेदार दृष्टिकोण है। सीधे सीधे ये वर्ग संघर्ष की बात करता है, कुछ भी लेना देना नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ चींचाचू नहीं कर रहा है, सीधी सीधी बात कर रहा है, जो है वर्ग संघर्ष। ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक मामले में ये कह सकते हैं कि सैर सपाटा है, जो भी है अभी हो जाए, दूर की बात नहीं सोचना है। फिर एक समुदायवादी दृष्टिकोण, समुदायवादी दृष्टिकोण क्या है, 1+1+1+1+1, यानी कि अगर 12-15 लोग, मोटा मोटा मैं बता रहा हूं, एक जगह पे रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जहां पे संख्या 500-700 लोगों की, उसमें से कुछ लोगों को चुन लिया जाता है कि चलो भाई ठीक है, तुम्हारी भी बात अच्छी है, मेरी भी बात सही है, हाँ ठीक है, तुम्हारी भी ठीक है। तो एक प्रकार से ये समुदाय बन गया। तो ये हो गया समुदायवादी दृष्टिकोण, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक साझा दृष्टिकोण। समुदायवादी दृष्टिकोण का मतलब ये हो गया। ठीक है,
तो ये दृष्टिकोण है जो राजनीति विज्ञान की शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं, जिनको पढ़ना पड़ेगा और जिन पे प्रश्न आते हैं, लगातार आते रहते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण मैंने बता दिया, यहाँ पे तथ्यों की कोई जरूरत नहीं है, तथ्यों की मान्यता नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण में आदर्शों मूल्यों का कोई विशेष स्थान नहीं, बिल्कुल से भी। नैतिकता तो गई तेल लेने, ठीक है। तथ्यों का सर्वाधिक प्रभाव, यानी कि जो है हम अपनी आंखों से देखेंगे, प्रमाणित करेंगे, पुख्ता प्रमाणित होगा तभी हो पाएगी बात, तभी बात आगे बनेगी। फिर है राजनीति विज्ञान और इतिहास। ये जो मैंने पॉइंट आउट किया है, जैसे कि ये पहला पॉइंट है, फिर है दूसरा पॉइंट। इसी में राजनीति शास्त्र में पॉइंट से है, जैसे अगर आप हेडिंग भी पॉइंट से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट है राजनीति विज्ञान और इतिहास। ये कुछ विशेष नहीं, इसमें सिर्फ थिंकर्स हैं, थिंकर्स की बातें हैं। थिंकर्स में प्रमुख कौन है? जॉन सीले है, लॉस्की है, माइकल ओकशॉट है, गिलक्रिस्ट है, आइकान तथा सेल्वी हैं, ठीक है। जैसे जॉन सीले की कुछ बातें हैं कि जैसे जॉन सीले की एक बहुत प्रसिद्ध बात है कि इतिहास राजनीति की पाठशाला है, ये थिंकर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जॉन सीले की और बात है कि इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति ही वर्तमान का इतिहास है, ठीक है। जॉन सीले की ऐसी ऐसी बातें हैं, लॉस की हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे थिंकर्स इन लोगों ने दिए हैं वन लाइनर, वो मैं बाद में बताऊंगा जब मैं वन लाइनर वाली क्लास लूंगा, सारे थिंकर्स को लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इसको तो जाने दीजिए। राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में आप अंदाजा लगा ही लिए होंगे, इसके टॉपिक से पता चलता है। राजनीतिक विज्ञान यानी कि वही जो राजनीतिक सिद्धांत का जो एरिया है, एक वैज्ञानिकता का प्रादुर्भाव है, वैज्ञानिकता का इनपुट है। और एक राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास में यानी कि शुरुआत से सब सारी चीजें चली आ रही हैं, ठीक है, वो है। फिर है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक जो एकीकरण है, राजनीतिक सिद्धांत में सारी चीजें समा जाती हैं। राजनीति के जो पहलू हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे न्याय है, समानता है, बंधुत्व है, और कह सकते हैं कि भ्रातृत्व है, यानी कि भाईचारे की भावना है, जैसे हमारे संविधान में नहीं है, ठीक है। जब आप उसमें देखेंगे तो न्याय, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, ये सब सारी चीजें राजनीतिक सिद्धांत के मूल भाग हैं। यानी कि इन्हीं सब चीजों को जो है समाहित किया गया और इसकी परिभाषा बनाई गई है राजनीतिक सिद्धांत की। तो जो राजनीति बनाई गई है, जो उसके सिद्धांत है, वो जो लागू किए जाते हैं, लोगों पे अप्लाई किए जाएंगे, जनता पे अप्लाई किया जाएगा, उसके अंदर वो सारे ऐसे आदर्श वाली बातें होंगी जिससे एक व्यक्ति का जीवन अच्छा हो सके, या जो भी सत्ता है वो अच्छे से गवर्न कर सके और लोगों को एक अच्छा कह सकते हैं कि गुड फीलिंग है, नहीं हमारी सरकार अच्छी है। ऐसी ऐसी चीजें हैं। हमारा जो संविधान है, जो संविधान में बातें कही गई हैं, जो गुड गवर्नेंस होता है, वो सब सारी चीजें यहीं से ली गई हैं, ठीक है। अगर इसके पहलू को देखा जाए, इसकी जो विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, आप चाहे जितनी विशेषताएं जोड़ डालिए, लेकिन जो आपके सिलेबस में और जो प्रश्न आते हैं, जैसे अवधारणात्मक संवेदनशीलता है, सामान्यीकरण है, तार्किकता है, वस्तुपरकता है, ठीक है, सार्वभौमिकता है, अनुभवमूलक अध्ययन है। जैसे मैंने अभी कहा सार्वभौमिकता, राजनीतिक सिद्धांत, जैसे न्याय का सिद्धांत है, ठीक है। मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, राजनीतिक सिद्धांत में न्याय का सिद्धांत है, तो न्याय पूरे विश्व के लिए है। न्याय किसी एक देश के लिए नहीं है, एक क्षेत्र के लिए, एक गांव के लिए, घर के लिए नहीं है। न्याय पूरे दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। इसका न्याय का मूल्य, जो न्यायिक जस्टिस है, उसका जो वैल्यू है पूरी दुनिया के लिए, वो अकेले के लिए नहीं। तो सार्वभौमिकता इस तरह से है, ठीक है। जैसे बंधुत्व की भावना है, ठीक है, भाईचारे की भावना है, तो ये पूरे विश्व के लिए है। तो राजनीतिक सिद्धांत में जैसे मैंने कहा न्याय है और भ्रातृत्व की भावना है, इन सब सारी चीजों को अगर इसकी विशेषताओं में देखेंगे, सामान्यीकरण, तार्किकता है। जैसे तार्किकता मैंने क्या कहा, तार्किकता मतलब वैज्ञानिकता का पुट होना चाहिए, वैज्ञानिकता का समावेश है। कोई भी चीज ऐसे हवा में हम नहीं मान लेंगे। अब आप तर्क करके दिखाओ, जैसे कह सकते हैं कि हाँ न्याय में तार्किकता है, न्याय जरूरी है, क्योंकि न्याय वो एक अगर देखा जाए तो वो कह सकते हैं अन्याय के विरोध में खड़ा है, न्याय है ना। जहां पे अन्याय है उसके विरोध में देखेंगे तो न्याय है। तो इस तरह से वस्तुपरकता है, किसी भी चीज को कह सकते हैं कि उस ऐसे सिद्धांत को परखने के लिए, चीजों को कि जो लोगों के लिए बहुत जरूरी हो और जो सही दिशा में हो, जो उनके जीवन को सही दिशा दे सके, संचालित कर सके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे राजनीतिक सिद्धांत हैं।
फिर राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक सिद्धांत के फिलहाल 2 अंग है, ठीक है। जॉर्ज कैटलिन ने बताया है राजनीति दर्शन, राजनीति विज्ञान, ठीक है। ये जो राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र है, इसको जॉर्ज कैटलिन ने बताया है, ठीक है। कैटलिन ने दिया है, नाम याद रखिएगा, कैटलिन, जॉर्ज कैटलिन। हालांकि मैं इसको कल बताऊंगा अलग से, ठीक है। जॉर्ज कैटलिन ने 2 अंग बताए हैं, राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन, ठीक है। अब राजनीति विज्ञान क्या है? अनुभव मूलक, जो अभी मैंने कहा, अनुभव मूलक यानी कि वैज्ञानिक प्रमाणिकता, बिना हम तार्किकता के, बिना प्रमाणिकता के किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। और ऐसी प्रमाणिकता कैसे आएगी? वो अनुभव से आएगी। यानी कि हम किसी चीज को देखेंगे, उसको लगातार अनुसंधान करेंगे, उसमें से जो निकल के आएगा वो समाज के लिए ठीक है, लोगों के लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक है, किसी के लिए नहीं ठीक है। तो इन सब सारी चीजों की जांच परख होगी। इसी को कहते हैं अनुभव मूलक राजनीति विज्ञान, ठीक है। अनुभव मूलक से ही व्यवहारवाद आता है, ठीक है। व्यवहारवाद को हम लोग कल देखेंगे, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये सब सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। अनुभव मूलक से ही व्यवहारवाद आता है। राजनीति दर्शन, उत्तम जीवन की व्यवस्था, वही हमने कहा जो राजनीतिक दर्शन है। यहाँ पे मूल्यों और आदर्शों का भरमार है, क्योंकि आदर्शों और मूल्यों के बिना राजनीति दर्शन कुछ भी नहीं। एक लोगों के लिए क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, क्या अच्छी चीजें हो सकती है, लोगों का जीवन कैसे हो सकता है अच्छा, ये जब तक कोई आदर्श नहीं होगा, कोई मूल्य नहीं होंगे, वैल्यू नहीं होंगे, कोई दर्शन नहीं होगा, कोई नैतिकता नहीं होगी, तो कैसे हो सकता है। तो एक जो पक्ष है वो राजनीतिक दर्शन में उत्तम जीवन की व्यवस्था के लिए ये बताता है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, तो इसी को राजनीति दर्शन कहते हैं, ठीक है। फिर है राजनीति सिद्धांत की प्रकृति। अब इसकी प्रकृति को भी लेके विवाद था। इसकी भी प्रकृति 2 ही तरीके से होगी, सीधी सी बात है। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स कह सकते हैं कि 2 ही तरीके से आएगी ही आएगी, एक परंपरागत दृष्टिकोण, एक आधुनिक दृष्टिकोण, क्योंकि 2 ही दृष्टिकोण बन रहे हैं, तीसरा दृष्टिकोण नहीं बन रहा है, ठीक है। हाँ, आधुनिक दृष्टिकोण में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मार्क्सवादी, समुदायवादी, उदारवादी, तमाम सारी, एकलवादी, जो भी चाहिए आप डाल दीजिए, मगर यहाँ पे परंपरागत है और आधुनिकता की प्रकृति है, ठीक है। वही परंपरागत में दर्शन, धर्म, नैतिकता है और आधुनिकता की तथ्य तथा मूल्यों पर समान बल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो आधुनिकता है, यहाँ पे वैज्ञानिकता भी रहेगी, तार्किकता भी रहेगी, सब कुछ रहेगा जो मैंने बताया है। तो आधुनिकता जहां पे आ जाए, ठीक है, आधुनिक दृष्टिकोण जहां पे आ जाए, आधुनिक प्रकृति जहां पे आ जाए, वहां पे आप समझ लीजिए कि आदर्शों की बहुत स्थान नहीं बचा है, मूल्यों के लिए बहुत जगह नहीं बची है। वहां पे तार्किकता के लिए जगह होती है, वहां पे वैज्ञानिकता के लिए, वहां पे सत्यापन के लिए होती है, एकीकरण के लिए होती है, इन सब सारी चीजों के लिए होता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक आज क्लास शुरू हो रही, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि झलकी है हम लोग जो शुरू कर रहे हैं। और हमको लगता है कि इसको बहुत, अगर मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन हाँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें प्रश्न ही प्रश्न है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैंने बताया, उसमें भी क्वेश्चन एंड आंसर है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आधुनिकता की परिभाषा बताई, आधुनिकता से ही व्यवहारवाद की शुरुआत होती है, ठीक है। व्यवहारवाद की जनक, बौद्धिक जनक किसको माना जाता है? मैरियम को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद लास्वेल को माना जाता है आदि, लेकिन बौद्धिक जनक व्यवहारवाद की किसको माना जाता है? मैरियम को माना जाता है, जिन्होंने इसको दिया। और स्पेशली व्यवहारवाद की उत्पत्ति कहां से होती है? अमेरिका के शिकागो स्कूल से होती है, ठीक है। ये प्रश्न आता है कि व्यवहारवाद की शुरुआत कहां से हुई, तो अमेरिका के शिकागो स्कूल से होती है। शिकागो स्कूल में से होती है, और बौद्धिक जनक वहीं से किसको माना जाता है? चार्ल्स मैरियम को, ठीक है। तो ये चीज है, मैरियम को माना जाता है, चार्ल्स नहीं, मैरियम को माना जाता है। तो इस तरीके से है, जो ये थिंकर्स हैं, इनकी जो किताबें हैं, वो सब मैं लिखूंगा, सब मैं बताऊंगा। पर थोड़ा सा अगर आप इसकी थ्योरी को समझ लेंगे, जैसे राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र क्या है? वर्णन है, पुनर्निर्माण है, समालोचना है। कहने का मतलब है कि इसकी जो सिद्धांत का जो विषय क्षेत्र है, इसका तो अन्य ये है, विषय ये है कि राजनीति विज्ञान है, राजनीति दर्शन है, पर इसको कैसे किया जाए? तो इसके वर्णन, ये क्या करता है? पहले वर्णन करेगा,
फिर पुनर्निर्माण करेगा, यानी तोड़ेगा, मरोड़ेगा, जो गलत होगा उसको हटाएगा, फिर जोड़ेगा, फिर अंत में देगा कि अच्छा क्रिटिसिज्म, समालोचना भी है, नहीं नहीं ये अच्छी चीज है, ये खराब चीज है, इसको हटाया जाए, इसको जो, तो ये चलता रहेगा। तो सीधी सी बात है कि वर्णन है, पुनर्निर्माण है, इसके बाद समालोचना है। ये इसका काम है। राजनीतिक सिद्धांत का जो विषय क्षेत्र है और खास करके ये राजनीति विज्ञान, राजनीति दर्शन, इसका ये तीन चीज तरीकों से कह सकते हैं कि परीक्षा लेता रहता है। वर्णन, पुनर्निर्माण, समालोचना है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। तो ये एक मोटा मोटा आपका आज से क्लास शुरुआत हो रही है राजनीतिक विज्ञान की। सोशल साइंस में मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री की शुरुआत हो गई है, 2 लेक्चर उसके मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। क्लास डेली चलेगी। शायद अगर किसी दिन कोई ऐसी समस्या होती तभी क्लास नहीं चल पाई, नहीं, क्लास डेली चलेगी। और आज से इसकी शुरुआत हो गई। एक छोटी छोटी झलकी मैंने दे दी है। ये राजनीति विज्ञान इंटरेस्टेड है बहुत जबरदस्त। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, थोड़ा थ्योरी को देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चन पे नहीं भागेंगे, तो बढ़िया मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ठीक है साथियों, आज का लेक्चर यहीं तक होता है। फिर बाकी इसके जो छूटा हुआ है पोर्शन, उसको हम लोग कल देखेंगे और कल कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे से समझाया जा सके। ठीक है, जो भी पॉइंट आउट बचे हुए हैं उसको कल पॉइंट आउट करेंगे। तो ठीक है साथियों, फिर नमस्कार।